नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम अपनी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पाठ मूल निवासियों के विस्थापन का अगला भाग लेकर आपके सामने आए हैं। और आज का हमारा विषय है अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदों की बेदखली, यानी द नेटिव पीपल लूज देयर लैंड। इस खंड में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से यूरोप के जो आबादकार सेटलर्स आए थे अमेरिका में, उन्होंने कैसे अमेरिका के मूल निवासियों को मजबूर किया कि वो अपनी ज़मीनें छोड़कर और दूसरी जगह चले जाएं। इससे मूल निवासियों को बहुत कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन वो मजबूर थे और मजबूरी में उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ी, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वो प्रक्रिया क्या थी जिसके तहत मूल निवासियों से उनकी ज़मीनें छुड़वाई गईं। यूरोपीय लोग, जो यूरोपीय आबादकार थे, वो मूल निवासियों के साथ एक भूमि बेचने का समझौता करते थे। ज़बरदस्ती उन पर उनके हस्ताक्षर या जो अंगूठा है जो भी है वो लगवा लेते थे और इस तरह से उनको भूमि छोड़ने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन इस भूमि से की उनसे जो समझौता होता था वो पूरी तरह से कपटपूर्ण बेईमानी से भरा होता था और मूल निवासियों के साथ इस सौदे में बेईमानी हुआ करती थी। कैसे कैसे बेईमानी होती थी? जैसे मूल निवासियों को उनकी ज़मीन की बहुत ही कम कीमत दी जाती थी और इसके अलावा जो जितनी समझौते में लिखी होती थी कि भाई इनकी इतनी ज़मीन, इतने मीटर, इतने गज, जो भी थी कि इतनी ज़मीन ली जाएगी, समझौते में जितना लिखा होता था वो उससे ज़्यादा ज़मीन घेर लेते थे उनकी। और इसके अलावा जब पेमेंट करने की बात आती थी, भुगतान करने की बात आती थी, तो वो भी समय पे नहीं करते थे या करते ही नहीं थे, उसमें भी वायदा खिलाफी करते थे। तो इस तरह से एक तरह से मूल निवासियों की ज़मीन बिल्कुल फ्री में ही वो हड़पते जा रहे थे, जो हमारे यूरोपीय आबादकार थे, जो सेटलर्स थे। सबसे बड़ी चिंता की बात, विडंबना की बात जो है वो ये थी कि जो सरकारी अधिकारी थे, यानी सरकार जो थी, वो भी इन यूरोपीय सेटलर्स के द्वारा मूल निवासियों के साथ की जाने वाली बेईमानी, धोखाधड़ी को बुरा नहीं मानते थे। हम ऐसे ही एक उदाहरण देखेंगे, जॉर्जिया स्टेट, जो यूएसए का जॉर्जिया स्टेट है, वहाँ की स्थिति क्या थी। जॉर्जिया स्टेट में एक मूल निवासियों का कबीला था जिसे चिरोकी कबीला कहते थे और चिरोकी कबीले के लोग ही सबसे पहले यूरोपीय सेटलर्स के संपर्क में आए। उन्होंने ही सबसे पहले यूरोप के रीति रिवाज सीखे, उन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजी भाषा सीखी, यानी वो काफ़ी उनसे घुल मिल गए यूरोपीय लोगों के साथ। लेकिन जब उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी होने लगी ज़मीन के सौदे के नाम पर, तो जब वो न्यायालय गए, जब वो कोर्ट गए, जब उन्होंने सरकार से शिकायत की कि हमारे साथ ऐसी धोखाधड़ी हो रही है, तो आप जानते हैं कि उन्होंने, यानी सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि ये जो चिरोकी कबीले के लोग हैं, ये जॉर्जिया के निवासी तो हैं, इन पर जॉर्जिया के कानून तो लागू होते हैं, लेकिन ये, यानी चिरोकी कबीले के लोगों को नागरिक के रूप में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये मूल निवासी हैं और नागरिक के अधिकार जो हैं वो केवल यूरोपीय सेटलर्स को ही मिलेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सरकारी स्तर पर इनके साथ धोखाधड़ी चल रही थी कि सरकार कहेगी कि तुम्हें हमारी बात तो माननी है, लेकिन तुम अगर कोई अधिकार मांगोगे चिरोकी कबीले के लोगों, मूल निवासियों, तो तुम्हें कोई नागरिक अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरह की धोखाधड़ी उनके साथ हो रही थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हर जगह सभी समुदायों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ खराब लोग भी होते हैं। तो जो यूरोपियन सेटलर्स थे, उनमें
कुछ अच्छे लोग भी थे, जैसे जो उस समय के अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश थे, जॉन मार्शल। उन्होंने अपने एक 1832 में एक निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि जो हमारे मूल निवासी हैं, चिरोकी कबीला, ये एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वत्वाधिकार वाले इलाकों में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न लोग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जॉन मार्शल ने कहा कि जो जॉर्जिया के जो निर्दयी कानून हैं, जो मूल निवासियों के साथ भेदभाव करके उनकी ज़मीनों को हड़पना संभव बनाते हैं, ऐसे निर्दय और बेईमानीपूर्ण कानून चिरोकी कबीले के लोगों पर लागू नहीं होते हैं और जो इन कानूनों के जरिए उनकी जो ज़मीनें हड़पी जा रही हैं वो गलत है। वो एक तरह के संप्रभुता संपन्न लोग हैं, उन पर जॉर्जिया के कानून लागू नहीं होंगे और इसलिए उन कानूनों के तहत उनसे जो ज़मीनें हड़पी जा रही हैं वो हड़पी नहीं जा सकती, उनसे उनकी ज़मीनें नहीं छीनी जा सकती। ये बात किसने कही? जो अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश थे, जॉन मार्शल। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन का जो छवि थी वो ये थी कि वो आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाले माने जाते थे। यानी वो समानता, न्याय, ऐसी बातों के लिए बहुत मशहूर थे। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि ये जो एंड्रयू जैक्सन थे, इन्होंने तुरंत ही जो न्यायाधीश जॉन मार्शल का निर्णय है उसे पलट दिया और उन्होंने कहा नहीं, ये जो मूल निवासी हैं चिरोकी कबीले के लोग, इन्हें कोई अधिकार नहीं है और हम यानी कि यूरोपियन सेटलर्स इनकी ज़मीनों को हड़प सकते हैं। और उन्होंने ना केवल ये कहा बल्कि उन्होंने अपनी सेनाएं भेज दी इन चिरोकी कबीले को लोगों को उनकी मूल जगह से विस्थापित करने के लिए और उन सबको पकड़ पकड़ के उनकी ज़मीनों से निकाल के भगा दिया। कहाँ? ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट, यानी विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि, रेगिस्तान की तरफ भगा दिया। वो सारे जो चिरोकी कबीले के लोग थे, लगभग 15,000 लोग, उनमें बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, उन सबको सैनिकों ने जबरदस्ती मार मार के रेगिस्तान की तरफ भगा दिया उनकी ज़मीनों से। और वो सब रोते हुए, चिल्लाते हुए, दुखी होते हुए, फरियाद करते हुए अपनी मूल ज़मीन को छोड़कर रेगिस्तान की तरफ गए। और इस पूरी जो यात्रा थी उसमें अनेक लोग मर खप गए। उनकी इस जो भीषण त्रासदी जो उनके साथ हुई उसको ट्रेल ऑफ टीयर्स यानी कि आंसुओं की राह के नाम से पुकारा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यूरोपियन सेटलर्स ने अमेरिका के मूल निवासियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये बुरा व्यवहार केवल प्राइवेट लोग, अमेरिका जो यूरोपियन सेटलर्स में जो प्राइवेट लोग थे, व्यापारी जो थे, केवल वो ही नहीं कर रहे थे, बल्कि जो अमेरिका में सरकार बन गई थी यूरोपीय सेटलर्स की, वो भी इन जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उनके साथ बड़ा ही खेदजनक, बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे। और यूरोपियन सेटलर्स में जो व्यापारी वर्ग था, जो प्राइवेट लोग थे, जो उनसे ज़मीनें छीन रहे थे, उनको पूरा संरक्षण अमेरिका की सरकार दे रही थी। इस तरह से आपने देखा कि जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार चल रहा था। अच्छा, अब आप ये देखो कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करता है तो वो इसके लिए अलग अलग जस्टिफिकेशन यानी तर्क संगतता भी ढूंढ लेता है और यूँ बताता है कि नहीं, मैं तो जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। तो अमेरिका के जो मूल निवासियों के साथ यूरोपियन सेटलर्स बुरा व्यवहार कर रहे थे, तो इन यूरोपियन सेटलर्स के भी अपने कुछ तर्क थे
कि हम मूल निवासियों से ज़मीन क्यों छीन रहे हैं, इन्हें इनकी ज़मीनों से क्यों बेदखल कर रहे हैं। इसके लिए वो अपने कुछ तर्क देते थे। उनमें से पहला तर्क ये था कि भाई ये जो मूल निवासी हैं, ये नासमझ लोग हैं, अक्षम लोग हैं और ये इन ज़मीनों का अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि देश के विकास के लिए ज़मीनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, तभी देश की आय बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन ये ज़मीनें जब तक इन मूल निवासियों के पास रहेंगी, तो ये उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए देश पिछड़ा ही रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीनें इनसे छीन कर हमें यानी कि यूरोपियन सेटलर्स को दे दी जाएं, ताकि हम इनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करके देश की आय बढ़ा सकें। ऐसा तर्क इनका था। एक तर्क तो ये था। दूसरा तर्क ये था कि जो यूरोपियन सेटलर्स कहते थे वो ये कि ये जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, ये बहुत आलसी हैं, कोई काम ही नहीं करना चाहते। इनके पास जो इनका कौशल है हस्तशिल्प का, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने का, वो उसका इस्तेमाल करके बाजार को में बेचे जाने के लिए अधिकतम उत्पादन नहीं करते हैं। तो ऐसे आलसी लोगों को यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब तक यहाँ रहेंगे तो देश पे बोझ बने रहेंगे, कुछ काम तो करते नहीं, तो इसलिए इनको यहाँ से भगा देना चाहिए। ये इनका दूसरा तर्क था। और तीसरा तर्क ये था कि ये तो बड़े जो मूल निवासी हैं बड़े असभ्य लोग हैं, जंगली लोग हैं, इन्हें ना तो ढंग के कपड़े पहनने आते हैं, ना ये अंग्रेजी सीखते हैं, तो इसलिए इन लोगों का हम सभ्य लोगों के बीच में कोई काम नहीं। तो कुल मिलाकर वो ये तर्क देते थे कि ये जो मूल निवासी हैं अमेरिका के, इनको मर खप जाना ही चाहिए, ये जिंदा रहने के लायक नहीं है, मर जाए तो ये अच्छा है। ऐसी क्रूर मानसिकता के यूरोपियन सेटलर्स थे और उन्होंने तरह तरह से जो कानूनों के द्वारा और उनके साथ जो भूमि खरीदने का जो समझौता होता है उसमें बेईमानी करके सरकार के सहयोग से इन सभी मूल निवासियों को उनकी मूल जगहों से ज़बरदस्ती उनको मार कर पीट कर धोखाधड़ी के साथ फौज की सहायता से भगा दिया पश्चिम की ओर, रेगिस्तान की ओर। ऐसी स्थिति यहाँ पर हमें दिख रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो यूरोपियन लोग थे उनकी नज़र में हर चीज़ उत्पादन की दृष्टि से देखी जानी चाहिए थी। तो जो अमेरिका में बहुत बड़ा क्षेत्र था, प्रेरीज के जंगल, जो यूरोपियन सेटलर्स ने उस प्रेरीज के जंगल को साफ कर दिया यानी काट दिया और वहाँ पर बड़े बड़े खेत बना लिए, गेहूँ मक्का ये सब उगाने के लिए। और साथ ही इन जंगलों में रहने वाले जंगली भैंसें और दूसरे जानवरों को बेदर्दी से मार डाला। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इन्होंने यानी यूरोपियन सेटलर्स ने अपनी तरक्की के लिए यूरोप के न केवल मूल निवासियों का विनाश किया, बल्कि अमेरिका की जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, उनका भी विनाश किया और जो यहाँ की वनस्पति थी, जंगल थे, उनको भी काट डाला, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार के फायदे के लिए। इसी बात पर एक फ्रांसीसी आगंतुक जो विजिटर जो यहाँ पर आया था फ्रांस से अमेरिका में, उसने लिखा है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के लोग जिस तरह से यूरोपियन सेटलर्स जो थे वो अमेरिका के मूल निवासियों को मार मार के भगा रहे थे, यहाँ के जंगल काट रहे थे, यहाँ के जानवरों जंगली भैंसों की हत्या कर रहे थे अपने व्यापार के फायदे के लिए। तो उस दृष्टि से फ्रांसीसी आगंतुक का ये कथन बिल्कुल ठीक है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएगा। अगर आप पेज नंबर 223 देखें, 222 देखें, तो वहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, एक तालिका दे रखी है क्रियाकलाप 2 यानी कि एक्टिविटी 2 के नाम से, जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA
और स्पेनिश अमेरिका यानी जो साउथ अमेरिका है, उन दोनों की आबादी 1820 और 1800 के दौरान उसका विभाजन किस प्रकार का था, यानी उसमें कितने मूल निवासी थे, कितने गोरे थे, कितने मिले जुले यूरोपीय थे, कितने काले थे, कुल मिला के लोग कितने थे। तो इस तालिका को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि 1820 के आते आते जो अमेरिका में कुल आबादी थी 1,16,00,000, जबकि उसमें मूल निवासियों की आबादी रह गई थी केवल 6 लाख। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे मूल निवासी हैं वो कितने कम और ख़त्म होते चले जा रहे थे। इसकी तुलना में अगर स्पेनिश अमेरिका में देखें यानी लैटिन अमेरिका में देखें तो वहाँ पर कुल आबादी थी 1800 में 1,69,00,000 और जो मूल निवासियों की आबादी वहाँ 75 लाख थी। तो इसका मतलब साउथ अमेरिका में उतना जो विनाश नहीं हुआ मूल निवासियों का जितना नॉर्थ अमेरिका में यानी आज के यूएसए और कनाडा में हुआ। इस पर हम एक बात और समझ लें यहाँ पर, आप सब क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप सोशियोलॉजी के बारे में भी जानते हैं, समाजशास्त्र के बारे में भी जानते हैं। इस विज्ञान का जो प्रारंभ था वो हुआ था फ्रांस में, और 1840 के दशक में अमेरिका में भी ये सोशियोलॉजी एक विज्ञान के तौर पे पढ़ा जाने लगा। अमेरिका में सोशियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? सोशियोलॉजी इसलिए पढ़ाई गई ताकि जो यूरोपियन सेटलर्स थे, जो अपने आप को सभ्य कहते थे, और जो अमेरिका के मूल निवासी थे, इनके बीच के अंतरों का अध्ययन किया जा सके। इसके लिए अमेरिका के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में सोशियोलॉजी पढ़ाई जाने लगी। तो इस सोशियोलॉजी की जब वो पढ़ाई हो रही थी तो कई सोशियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि जिस तरह यूरोप में कोई मूल निवासी नहीं है, उसी तरह थोड़े दिनों में अमेरिका में भी कोई मूल निवासी नहीं बचेगा। और ये बात हम देख भी रहे हैं। 1820 के आंकड़े हमारे पास हैं अमेरिका की जनसंख्या के, तो आप देख ही रहे हो कि कुल आबादी थी 1,16,00,000 और उनमें मूल निवासियों की आबादी थी केवल 6 लाख। तो ये बात बिल्कुल सही उनकी लग रही थी कि धीरे धीरे जिस तरह से जो व्यवहार है यूरोपियन सेटलर्स का, अगर वैसे ही व्यवहार जारी रहा तो अमेरिका से मूल निवासी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बारे में जब हमने यहाँ तक की बात समझ ली, तो अब जो अगली हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है वो है कि मूल निवासियों को पश्चिम की तरफ धकेला जा रहा था। यानी जो पश्चिम का जो प्रशांत महासागर की तरफ का जो इलाका है वह उधर की तरफ धकेला जा रहा था, और जो हमारे यूरोपियन लोग थे, क्योंकि वो पहले पूर्वी तटों पे आके बसे थे, फिर वहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते थे हमारे मूल निवासियों को और पश्चिम की तरफ धकेल दिया जाता था। और इसमें हम देखते हैं कि उनको ये कहा जाता था कि भाई तुम्हें पश्चिम की तरफ हम धकेल रहे हैं, यहाँ से भाग जाओ, उधर पश्चिम की तरफ हम तुम्हें एक जगह देंगे, वो तुम्हारी स्थायी रूप से तुम्हारी जगह होगी, तुम वहाँ रहना। लेकिन वो कहने कोई स्थायी जगह होती थी। अगर उस जगह में यूरोपियन सेटलर्स को जरा सी भी ये भनक लग जाती थी कि वहाँ पर गोल्ड है, सोना है, ऑयल है, तेल है, या लेड यानी सीसा यानी खनिज पदार्थ हैं अगर उस ज़मीन पे, तो वहाँ से भी वो उन मूल निवासियों को और पश्चिम की तरफ भगा देते थे और उस ज़मीन पर भी कब्जा कर लेते थे मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं उनके साथ ऐसा लगातार गलत व्यवहार हो रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई जो अलग अलग मूल निवासियों के समूह थे उन सबको एक ही जगह पर ज़बरदस्ती बसा दिया जाता था। इधर से उजाड़ा, उधर से उजाड़ा, कई कई जगह से उजाड़ा, अलग अलग जगह के जो मूल निवासी हैं उन सबको लाके एक ही जगह पे बसा दिया, और ज़मीन भी कम दी जाती थी उनके जितनी उन्हें चाहिए थी। तो इसलिए मूल निवासियों के बीच में भी आपस में झगड़ा होने लगा इन्हीं बातों के ज़मीन के लिए, क्योंकि उनको उनकी ज़मीन से विस्थापित करके यहाँ ले आए
और यहाँ पर बहुत सारे दूसरे अलग अलग जो कबीले थे उनके साथ बसा दिया, जमीन कम दी, तो उन कबीलों में जमीन के लिए आपस में लड़ाई होने लगती थी। तो यूरोपियन सेटलर्स के इन कामों की वजह से मूल निवासियों में आपस में भी लड़ाई होने लगी, और मूल निवासियों की हालत तो ऐसे कर दी थी कि जैसे उन्हें एक कबूतर का खाने में या दड़बे में कैद कर दिया। बहुत छोटी छोटी जगहों उन्हें दी जाती थी, उसी में उनका पूरे कबीले को ज़बरदस्ती रहना पड़ता था। और उन छोटी जगहों को जो कबीलों को अलॉट की जाती थी उन्हें रिजर्वेशंस यानी आरक्षण कहा जाता था। और ये जो रिजर्वेशंस उन्हें मिलते थे, ये ऐसी जगहें होती थी जिनसे उनका कोई संबंध नहीं होता था, कोई जुड़ाव नहीं होता था, बिल्कुल अनजान जगह पे लाके उन्हें पटक देते थे। अपने जहाँ पर वो सदियों से रहते आए थे, जहाँ पर उनके पुरखे दफन थे, जहाँ पर पुरखों का उन्होंने अपना अंतिम संस्कार किए थे, जिस जमीन से उनका भावनात्मक लगाव था, जुड़ाव था, वहाँ से एकदम से उठा के उन्हें एकदम अनजान जगह पर, छोटी सी जगह पर डाल देते थे, जिन्हें रिजर्वेशंस कहते थे। तो उनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा था और वो सब बहुत दुखी थे इस बात से। तो आप क्या समझते हैं कि मूल निवासियों ने अपनी ज़मीनें ऐसे ही छोड़ दी, उन्होंने उसका कोई प्रतिरोध नहीं किया होगा? उन्होंने उनका बहुत प्रतिरोध भी किया है, विद्रोह किया उन्होंने यूरोपियन सेटलर्स के खिलाफ। अगर हम बात करें 1865 से 1890 के बीच की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की फौजों के खिलाफ मूल निवासियों ने विद्रोह की एक पूरी श्रृंखला चलाई थी, और जिसका बहुत बेरहमी से दमन किया यूएसए की फौजों ने। यूएसए की फौज के पास सभी तरह के हथियार थे, शक्तिशाली थी। मूल निवासियों के पास तो कुछ भी नहीं था बेचारों के पास, लेकिन फिर भी उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो अपने थोड़े छोटे मोटे हथियारों से ही वो अमेरिका की फौजों से लड़ने को तैयार हो जाते थे। और उन्होंने कोई एक दो बार नहीं, बल्कि आप देखो 1865 से 1890 के दौरान कई सारे विद्रोह किए, जिसको बहुत बेरहमी से यूएसए की फौजों ने दमन कर दिया। उधर कनाडा में देखें तो कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मूल निवासियों ने बहुत विद्रोह किए, और इसमें जो है मेंटिस, जो यूरोपीय मूल निवासियों के ही वंशज थे, उन्होंने सशस्त्र विद्रोह भी किए। मेंटिस लोगों का विद्रोह हुआ था, आपको याद रखना, मेंटिसों का विद्रोह। लेकिन उनको भी ऐसे ही, उनके विद्रोह को भी बहुत बुरी तरह से कुचल के दबा दिया गया, और इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने अपनी हार मान ली थी। अब जो एक हमारे सामने प्रश्न उठता है कि मूल निवासियों को अपनी जमीन छोड़ने में क्या आपत्ति थी, उससे उन्हें क्यों कष्ट होता था? तो इसका कारण यह है कि मूल निवासी अपनी जमीनों से आत्मिक रूप से जुड़े हुए थे, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। उनकी नज़र में जमीन कोई खरीदने बेचने की वस्तु नहीं होती। उनकी नज़र में जंगल से मिलने वाले उत्पाद, नदियों में बहता पानी, ये सब कोई वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि इनसे वो अपना गहरा आत्मिक जुड़ाव महसूस करते थे। इसीलिए जब 1854 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने सिएटल के एक प्रधान, जो उनका मूल निवासियों के एक कबीले का प्रधान था, उसको पत्र लिखा कि भाई तुम ये ज़मीनें खाली कर दो, हम तुम्हें और दूसरी ज़मीन पे बसा देंगे, तुम वहाँ आराम से रहोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम तुम्हारे पिता की तरह रहेंगे, तुम हमारे बच्चों की तरह रहोगे, और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बस तुम ये जगह खाली कर दो, ये ज़मीन हमें बेच दो। तो इसके जवाब में सिएटल के प्रधान ने एक बहुत ही मार्मिक पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा था, और वो मार्मिक पत्र आपके जो पुस्तक है, आपकी पाठ्य पुस्तक, उसके पेज नंबर 223 पर जो बॉक्स है उसमें दिया हुआ है। और उनके पत्र को पढ़कर लगता है वास्तव में कि वो अपनी प्रकृति से, अपनी ज़मीनों से कितना प्यार करते थे, कितने आत्मीय रूप से जुड़े हुए थे, और इसी वजह से जब उनको विस्थापित करके यूरोपियन सेटलर उनको अपनी ज़मीन छोड़ के भागने के लिए मजबूर करते थे, वहाँ से हटा देते थे, तो उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। इस पत्र के कुछ हिस्सों को
मैं कुछ खास लाइनों को मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा, जिससे आपको पता चले कि हमारे मूल निवासियों के साथ इन यूरोपियन सेटलर्स ने कितना बुरा व्यवहार किया है, उनकी आत्मा को चोट पहुंचाई है। तो देखें जरा, मूल निवासियों के जो मुखिया हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र में क्या लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं, आप आकाश को, भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद बेच सकते हैं? यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं हैं, तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं? तो आप देख रहे हो कि उनकी नज़र में हवा, पानी, जमीन ये कोई बेजान चीज़ें नहीं हैं जिन्हें खरीदा बेचा जा सके। इनके अंदर मानवीयता है, इनके अंतर्गत जीवन है, और उस जीवन को आप कैसे खरीद बेच सकते हो? वो कह रहे हैं कि पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेड मैन की स्मृतियों का वाहक है। उनके लिए पेड़ कोई पेड़ नहीं है, उनके लिए पेड़ उनके पूर्वजों के निशानियां हैं, उनकी यादें हैं। इसीलिए वो अपनी जमीन छोड़ के जाना नहीं चाहते, और जब जबरदस्ती भगाया जाता है तो उन्हें कितना कष्ट होता है। वो कहते हैं कि यह जमीन हमारे लिए पावन है। वो अपनी जमीन को बहुत पवित्र मानते हैं, उसको नहीं छोड़ सकते वो, लेकिन जबरदस्ती उन्हें भगाया जा रहा है तो उन्हें कितना कष्ट हो रहा है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, यह हमारे पुरखों का लहू है। कितनी आत्मीयता है प्रकृति से उनकी। अब वहां से अगर आप उनको भगाओगे तो वास्तव में उनकी आत्मा को कितना कष्ट होगा। वो कह रहे हैं कि पानी में दिखता हर भूतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बखान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता के पिता की आवाज है। तो ऐसे गहन रूप से वो अपनी प्रकृति से, अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, और जब यूरोपियन सेटलर अपनी लालच के कारण उनको वहां से धकेल कर भगा रहे हैं तो उनको कितना ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। तो आज की चर्चा में हमने उन मूल निवासियों के आत्मा से निकलने वाली आवाज़ को महसूस किया, और ये देखा कि किस बेईमानी से, कितनी निर्दयता से अमेरिका की सरकार ने अमेरिका के जो यूरोपियन सेटलर्स हैं उनके साथ मिलकर इन मूल निवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया, उन्हें वहां से भगा दिया। तो अब मैं इसके प्रश्न आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूंगा, आपको उस प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो के आधार पर और अपनी एनसीईआरटी किताब को पढ़कर देना है। अब हम अगला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।